हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया, दोबारा बताती हूँ। व्हेन यू वर इन स्मॉल क्लासेस, लोअर क्लासेस, तो आपने लाइन पढ़ी और उस क्लास में हमने ये पढ़ा, अभी तक हमें ये पता था कि वो दोनों साइड एक्सटेंड हो सकती है, यही होती है लाइन। लेकिन नाउ सिंस यू आर ग्रोन अप, तो हमने पढ़ा कि वो कोई भी एक डायरेक्शन अगर हम उसकी एक फिक्स कर देते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन दो डायरेक्शन में मूव कर सकती है, आपकी अपवर्ड और डाउनवर्ड, या फिर लेफ्ट राइट, जैसे भी आपकी लाइन बनी हुई है दो डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो एक डायरेक्शन अगर हम फिक्स कर देते हैं और उस लाइन का एक फिक्स पार्ट हम ले लेते हैं, एक फिक्स सेगमेंट हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ए बी लिया, तो उस ए बी सेगमेंट की अब देखो डायरेक्शन भी है और उसकी लेंथ भी हमें पता है, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और यही होता है आपका वेक्टर। तो कोई भी एक लाइन है, बार बार बता रही हूँ, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जब ये दो चीजें हम उसको दे देते हैं तो उसको कहते हैं वेक्टर। अब जैसे इसकी लेंथ हमने यहाँ पे 2 लिखी है, तो 2 आपका यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, 2 को क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हो जाएगी। लिखने का तरीका ए बी, ऊपर एरो लगाते हैं, या फिर इसको स्मॉल ए स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं और ऊपर एरो जरूर लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है समझते चलेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सेस हम करते थे ना 2D में, अब यहाँ पे क्योंकि वेक्टर हमेशा 3D में बात करते हैं, तो 3D फिगर मैं बनाती हूँ, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी करेक्टली ड्रॉन ऑन 2D प्लेन, बट हम 3D फिगर इसी तरीके से बनाते हैं। ये आपका सपोजिंग दिस इज द ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। अब कोई भी एक पॉइंट P है यहाँ पे, ये उसके कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड, या कह लो कोऑर्डिनेट्स हैं। अभी तो आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, कोऑर्डिनेट्स लैंग्वेज में ही बात करते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। तो पोजीशन वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे 3D में, कहीं पर भी कोई पॉइंट है, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, पूरे 3D में कहीं पर भी एक पॉइंट होता है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती है, बहुत ही आसान सी चीज है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उस पॉइंट का ओरिजिन से जो वेक्टर है वो होता है पोजीशन वेक्टर। तो ये हुआ पी का पोजीशन वेक्टर, क्या हुआ, ओपी। ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी इज ओपी। ओपी पोजीशन वेक्टर है, तो ऊपर एरो जरूर लगाएंगे, और इसको हम स्मॉल आर से भी लिख देते हैं कई बार पोजीशन वेक्टर को। सो डिनोटेड है, हाँ। पोजीशन वेक्टर, कोई भी एक पॉइंट होता है ना, उसका ओरिजिन से जो वेक्टर होता है ना, उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। बस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट लो, ये एक और बताती हूँ, क्यू है ये पॉइंट, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिया x1 y1 और z1, ठीक है। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ओ क्यू। इस तरीके से कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से उसका वेक्टर ले लो, पी का हुआ ओपी, क्यू का हुआ ओ क्यू, ये होता है पोजीशन वेक्टर। और लिखेंगे कैसे, ओपी, और उसको स्मॉल आर से भी लिखते हैं कई बार पोजीशन वेक्टर को। ठीक है, ये कुछ जनरल ना अभी नोटेशन, सिंबल्स और डेफिनेशंस अभी आपको सीखनी पड़ेंगी, फिर धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे इन सब के। तो पोजीशन वेक्टर बार बार बता रही हूँ, इट इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन, मतलब पोजीशन सेट हो जाती है ना उससे, पी पॉइंट 3D में कहीं भी है, पोजीशन कैसे सेट होगी, उसके फिक्स पॉइंट से हम वेक्टर ले लेते हैं ना, और फिक्स पॉइंट हमेशा 3D में वो ओरिजिन ले लेते हैं। ले कुछ और भी सकते हैं, लेकिन दैट इज आउट ऑफ योर कोर्स। हम यहाँ पे अभी हमारे 12th क्लास में ओरिजिन को एक फिक्स पॉइंट लेंगे, तो उस फिक्स्ड पॉइंट से पोजीशन डिस्क्राइब हो जाती है ना उस पॉइंट की। तो ओरिजिन से विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो वेक्टर क्या बना रहा है, वो हो जाता है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओपी का मैग्नीट्यूड, हर लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ। मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल हिंदी लैंग्वेज में लेंथ, ये डिस्टेंस, ओपी डिस्टेंस कितना है। अब ये ओपी एक वेक्टर हो गया,
ठीक है, उसकी डायरेक्शन हमें पता है ऐसे है, ठीक है, डायरेक्शन हमें पता हो चल गई। और मतलब यहाँ पे वेक्टर में मैंने आपको बताया था ना, हर बार दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन हमें पता चल गई, जो भी उसकी डायरेक्शन है, चाहे अपवर्ड डाउनवर्ड भी हो सकती है वो। तो अब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे पहले ये देखो, और फिर उसका फॉर्मूला क्या होगा। मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, ओपी का जब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो दोनों साइड ये पैरेलल लाइंस बना दो, मतलब मॉड, जैसे मॉड में सिंपल सिंबल बनाते थे ना, ओपी वेक्टर के बाहर जब मैंने ये बना दिया ना, इसका मतलब है हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 2, जैसे मैंने इसकी लेंथ 2 बताई थी ना, तो ऐसे लिखेंगे उसको, ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 2। तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, सिंबल ये हुआ और फॉर्मूला क्या हुआ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो निकालना आना ही चाहिए ना। जब वेक्टर चैप्टर कर रहे हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। मुश्किल फॉर्मूला नहीं है बिल्कुल भी। आगे आगे जैसे आप करेंगे तो पानी की तरह याद हो जाएगा बिल्कुल। जैसे 10th क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद हो जाता था ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ऐसे ही याद हो जाएगा। मतलब इतने सारे हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और इतना हर जगह ये यूज होगा कि बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। बस सिंबल्स याद रखना, सिंबल्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मॉड लगा दिया बाहर, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला एक बार समझा देती हूँ हमने क्या किया। जो भी इसके कंपोनेंट्स है ना, पॉइंट के, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, या कोऑर्डिनेट्स कह लो, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनके स्क्वायर का सम, और फिर वो ले लिया रूट में। ठीक है, चलो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब आ जाओ यहाँ पे, अब बात समझो पहले। अब मान लो एक पॉइंट पी है, ये ऊपर वाली फिगर लेते हैं, धीरे धीरे आगे आपको डेफिनेशंस बतानी है मेरे को। यहाँ पे 3 डेफिनेशंस बतानी है, देखो मैं लिख देती हूँ। डायरेक्शन एंगल्स बताऊंगी पहले क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस बताऊंगी, क्योंकि पहले डायरेक्शन एंगल्स पता चलेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस पता चलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। और अगर डायरेक्शन कोसाइंस पता चलेंगे तभी डायरेक्शन रेशियोज पता चलेंगे। तो ये 3 चीजें अब मैं आपको बताऊंगी। तो पहले से ही आपको पता चल गया कि अभी हमें ये 3 चीजें सीखनी है, ये 3 चीजें क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आप अलर्ट रहेंगे कि अभी इसकी डेफिनेशन आएगी, फिर इसकी आएगी, फिर इसकी आएगी। चलो, अब डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, बार बार मुझे फिगर बनाने की जरूरत नहीं। हर बार मतलब एक पॉइंट अगर कोई एक स्पेस में है, कोई 3D में है, तो उसी के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। पहले हमने उसके पोजीशन वेक्टर की बात कर ली कि उसका पोजीशन वेक्टर है, तो वो क्या होगा और कैसे लिखा जाएगा, होता क्या है और लिखा कैसे जाएगा। तो पहले पोजीशन वेक्टर की बात करी। अब बात करेंगे उसके डायरेक्शन एंगल्स। इसी पॉइंट के डायरेक्शन एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा। डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, देखो एंगल्स हैं, बहुत सारे एंगल्स के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब 3 एंगल्स। यानी कि अब समझो, ये पी पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस, अगर ओपी मैंने ज्वाइन कर लिया पोजीशन वेक्टर, वो एक्स एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बना रहा है, वो वाई एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बना रहा है, वो जेड एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बना रहा है। तो जो ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वाई एंगल के साथ जो वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, उन्हीं एंगल्स को हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक फिगर बनानी मतलब दिखानी पड़ेगी, जो कि मैं आपको एनसीईआरटी में से दिखा दूंगी अभी, क्योंकि फिगर, क्योंकि 3D फिगर है तो बनाना अभी पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपको अभी एनसीईआरटी में से दिखाती हूँ, पहले सुन लो, स्टोरी सुन लो। तो ये हो गए डायरेक्शन एंगल्स। अब बारी आती है उनका नाम रखने की। ठीक है, नामकरण करने की। नामकरण मतलब दीज आर द फिक्स्ड नेम्स, अगर कहीं भी ये आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है डायरेक्शन एंगल्स हैं। अल्फा बीटा गामा, ये हो गया इनका नामकरण। यानी कि अल्फा क्या हुआ, जो ये ओपी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, बीटा क्या हुआ, ओपी जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, और गामा क्या हुआ, ओपी जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब हम चलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस पे, लेकिन पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं थ्रू फिगर। फिगर में अब ये चीज मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वो एंगल बनाता है, तो अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी
तो फिगर में क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखो, बहुत ये ऐसी फिगर है, इसलिए मैंने कहा था बुक में से दिखाऊंगी। इसको यहीं पे विजुलाइज करना पड़ेगा। देखो ये तो एक्स और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक है। अब ये हो गया ओरिजिन और ये हो गया हमारा पी पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये ओपी हो गया आपका इसका पोजीशन वेक्टर। तो ये ओपी ने एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, देखो पूरा ये भी नहीं शो कर पाएगा ना वो एंगल, ये एंगल इसने ऐसे शो कर रखा है, ये एंगल है अल्फा, ठीक है। ओपी जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, सॉरी ये एंगल हुआ ना ओपी जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहे, ये वाला एंगल, दिस इज योर अल्फा, ठीक है। बीटा क्या हुआ, जो ओपी वाई एक्सिस के साथ बना रहे ये चीज, ये हो गई बीटा। और ओपी इसी तरीके से जो जेड एक्सिस के साथ बना रहा है ये हुआ गामा। तो जो भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं वो होता है आपका डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब आगे चलते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन सीखो। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, इन्हीं एंगल्स के ऊपर जब कॉस लगा देते हैं, देखो यहाँ पे वर्ड पढ़ो कोसाइंस, ये कोसाइन क्या है, ये रैंडमली कोई भी ऐसा वर्ड उठा के नाम नहीं रखा हुआ, किससे रखा हुआ है, कॉस, जो हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था हमने, कॉस, वो वाला कॉस है। तो जैसा इसका नाम रखा है वैसा इसका काम है। तो क्या काम है इसका, जो डायरेक्शन एंगल्स हैं उसके ऊपर कॉस लगा दिए, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही हो गए आपके डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो यही इसके नीचे मैं लिखती हूँ, पहले एंगल्स आ गए, और एंगल्स ये क्या होते हैं वो आपको समझा दिए, जो जो एक्सिस के साथ बना रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, उनको हमने अल्फा बीटा गामा कहा। अब इनके ऊपर लगा दिया हमने कॉस, तो ये क्या बन गए, कॉस अल्फा, रेड पेन से लिखते हैं क्योंकि यही इसकी डेफिनेशन है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। आ गई बात समझ में, बहुत ही सिंपल सी बात हो गई ये तो, ठीक है ना। चलो आगे। अब क्या है, इनका जो नाम है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, बार बार इन्हीं को डायरेक्शन को साइंस बोलेंगे तो थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, इनका भी कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है। तो क्या नाम रखेंगे, कॉस अल्फा का नाम रखा है एल, ठीक है। मैंने नहीं रखा ये नाम, बुक ने रखा है, दीज आर द स्टैंडर्ड नेम्स। तो कहीं भी एल आ जाता है तो हमें पता है इट इज द एक्स डायरेक्शन कोसाइन। और इसी तरीके से कॉस बीटा का क्या है एम, कॉस गामा का क्या है एन। सो एल, एम एंड एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस। जहां पे अब आपको पता है कॉस अल्फा क्या है, या हम कह लें एल क्या है, कॉस अल्फा, एम क्या है, कॉस बीटा, और एन क्या है, कॉस गामा, ठीक है। थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हो, आराम से चलेंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बच्चे बाद में ना इन्हीं में ना बड़े कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें मुश्किल वाली कोई बात ही नहीं और कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। चलो, तो एक बार दोबारा बताया मैंने, डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा, उसके ऊपर कॉस लगा दिए तो डायरेक्शन को साइंस बन गए। अब बारी आती है डायरेक्शन रेशियोज की। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये पॉइंट पी है, पहले हमने इसका पोजीशन वेक्टर पढ़ा, फिर डायरेक्शन एंगल्स पढ़ा, फिर डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ा। अब इसी पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज की अगर मैं बात करूं, वो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। चलो, अब मैं पहले से ही बता देती हूँ कि वो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, उसके बाद बताएंगे वो कैसे आए हैं, क्योंकि पहले ही बता दिया मैंने कैसे आए हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। डायरेक्शन रेशियोज इसकी यही होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये एक्स वाई और जी, यही होते हैं इसके डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए, एक्स वाई एंड जी, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज हुए एक्स वाई और जी, और इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, नंबर्स प्रोपोर्शनल टू, नंबर्स प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्शन कोसाइंस, भाई शॉर्ट में डायरेक्शन कोसाइंस को ऐसे लिखते हैं, डीसीज लिख दो। डायरेक्शन रेशियोज को ऐसे लिखते हैं, डीआरज लिख देते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो जो डीसीज के प्रोपोर्शनल हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो गए, वो है एक्स वाई और जी। ठीक है, अभी दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना इस पे, आगे मैं अभी और चीज बता रही हूँ, थोड़ी सी ज्योमेट्री की चीज बताती हूँ, फिर आप समझ पाओगे। देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखो, एक फिगर बनाती हूँ मैं, आपको होपफुली समझ में आएगी वो। 3D फिगर है भाई, थोड़ा सा समझना पड़ेगा अगर समझना चाहते हो तो। ये 90 डिग्री है और ये अल्फा है, वन उल्टा गया। इस फिगर को एक मिनट क्रॉस करते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो जैसा है वैसा ही बनाते हैं, 90 डिग्री, और ये है 90 डिग्री। दिस इज योर अल्फा, ओ और पी, ए, और ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या बनाए मैंने समझाती हूँ, देखो दोबारा से इस फिगर पे आ जाओ। ये हमारा पी पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे से एक ट्राइंगल हमने उठाया, कौन सा ट्राइंगल उठाया है अभी बताती हूँ। देखो, एक तो ओरिजिन लिया, एक पी ए वाला पॉइंट लिया, और कोई भी पॉइंट से हम एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लैंड करा देते हैं ना, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लैंड करा दिया, जहां पे परपेंडिकुलर फॉल किया वो पॉइंट ए ले लिया। ऐसे ही हम वाई एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर बना सकते हैं, जो कि इसने पीबी बनाया। जेड एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर बनाया है, पीसी। ठीक है, हम तो किसी एक की बात कर लेते हैं, सभी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं ना इस पॉइंट से, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी, जेड एक्सिस पे भी। लेकिन हम किसी एक को ले लेते हैं, वहां से कुछ एक रिजल्ट निकालते हैं, और बाकियों का फिर सिमिलरली हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या कहती हूँ, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल किया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर फॉल किया तो वो ओ ए की लेंथ एक्स हो जाएगी। ये थोड़ा 3D कंसेप्ट है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा 2D में भी तो करते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई होते हैं, एक्स वाई होते हैं, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर फॉल करता है वो डिस्टेंस एक्स हो जाता है ना। ऐसे ही एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर जो फॉल के, तो ओ ए आपका एक्स हो गया। अब इस ट्राइंगल की लेंथ्स की बात करते हैं। लेंथ ओ ए एक्स हो गया, ओपी तो हमें पता है आर है, बस इतने ही लेंथ की चाहिए। और एंगल देखो तो ये वाला एंगल हमने अल्फा लिया था, और ये जो ट्राइंगल से एंगल बना हुआ है ये 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर फॉल कराया ना हमने, पी से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल कराया, तो ये ओ पी ए ट्राइंगल यहाँ पे बनाया हुआ है। क्योंकि फिगर में 3D फिगर है तो वहां पे वो कुछ और ट्राइंगल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा है। जो पी से पी ओ ए, ये वाला एंगल अल्फा है, और जो ए के ऊपर फॉल किया वो 90 डिग्री एंगल है। तो ये चीज ओ ए आपकी एक्स है, मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, ओ ए आपका एक्स है, ओ पी आपका आर है, और ये एंगल आपका अल्फा है। अब इस अल्फा पे कॉस लगाओ, अब इस ट्राइंगल में कॉस अल्फा लगाओ तो क्या आएगा, एक्स अपॉन आर आ जाएगा ना। बच्चे घबराएंगे नहीं, मैं रुक रुक के इसलिए बोल रही हूँ, आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक जो मैं बोल रही हूँ। देख लो अच्छे से, ये ट्राइंगल है, ये एंगल अल्फा हो गया उसके हिसाब से, ये वाला एंगल अल्फा, ये 90, वही ट्राइंगल बनाया हुआ है इसको। और ओ ए लेंथ एक्स है, ओपी लेंथ आर है, वहीं से सारी चीजें उठाई हैं हमने। अगर आप अब इसमें इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, अल्फा के ऊपर कॉस अल्फा लगाओ, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स अपॉन आर। ठीक है, तो मैं ये चीज लिख के बताती हूँ, यही चीज यहाँ ट्राइंगल मैंने बनाई, ये अल्फा हो गया, ये एक्स हो गया, ये आर हो गया, तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फा इज एक्स अपॉन आर। ठीक है, ऐसे ही बाकी ट्राइंगल्स ऐसे ही, जैसे ये तो एक्स एक्सिस वाला ट्राइंगल उठाए, वाई एक्सिस वाले ट्राइंगल में क्या मिल जाएगा, कॉस बीटा, इसी तरीके से उसमें बीटा एंगल होगा। ये एक्स अपॉन आर आया है, वो वाई अपॉन आर आ जाएगा, और कॉस गामा क्या आ जाएगा, जेड अपॉन आर आ जाएगा। ये चीज हम कर क्या रहे हैं अभी बताती हूँ आगे। अब कॉस अल्फा हमारा एल था, दिस वाज एल, दिस वाज कॉस बीटा वाज एम, कॉस गामा वाज एन। ठीक है,
तो यही बात वो कह रहा है। अब देखो मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन रेशियोज, यहीं से कहानी शुरू हुई थी ना ये ट्राइंगल वाली। मैंने यहाँ पे लिखा था डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो डीसीज के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये देखो डीसीज के प्रोपोर्शनल हो गए ना, एक्स वाई जेड, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज थे। वो क्या है, एल इंटू आर आ गए। तो एक्स कैसे आ सकता है हमारा, एल इंटू आर। वाई कैसे आ सकता है, एम इंटू आर। जेड कैसे आ सकता है, एन इंटू आर। तो ये हो गए आपके डायरेक्शन रेशियोज एक्स वाई जेड। ये हो गए आपके प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। देखो डायरेक्शनल कोसाइंस से ही बने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस में आपने आर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। ओपी का मैग्नीट्यूड है। ओपी वेक्टर था ना, आर के ऊपर वेक्टर लगा दिया तो वो डायरेक्शन हो गया, वेक्टर नहीं लगाया तो मैग्नीट्यूड, मतलब ओपी लेंथ है। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन में हम ये अगर आर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर निकालना चाहो डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइन से तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अदरवाइज जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो डायरेक्टली उसी को ही डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। तो इसीलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, एक बार दोबारा सारा कंसेप्ट बता रही हूँ। देखो पहले एंगल्स आए अल्फा बीटा गामा, ये तो आसान है। जो भी ओपी एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ एंगल्स बना रहे हैं वो अल्फा बीटा गामा। कॉस लगा दिया तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, उसी को एलएमएन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए, जो इन एल एम एन में आर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। इसीलिए इनको कहते हैं नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डीसीज। डीसी के प्रोपोर्शनल होते हैं क्योंकि इनमें मल्टीप्लाई करके हम एक और नई चीज आ जाती है, उसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज आप निकालना चाहते हो तो डायरेक्शन कोसाइन से ऐसे निकालते हैं आर मल्टीप्लाई करके, या फिर डायरेक्टली जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना पॉइंट के, वही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ऑल राइट, अब मैं रुक गई हूं, अब किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, फिर मैं क्योंकि फिर आगे चलूंगी धीरे धीरे और कंसेप्ट्स बताऊंगी आपको। सिंपल सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तो पहले अल्फा बीटा गामा आई, फिर एल एम एन आई, कॉस लगा दिए, फिर इनमें आर मल्टीप्लाई कर दो, वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। बस यही है इनका आपस में लिंक। इन एल एम एन में ही आर मल्टीप्लाई कर दिए तो ओके, वेरी गुड, आई एम हैप्पी लिसनिंग दैट, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं बहुत। तो एल एम एन में आर मल्टीप्लाई कर दिया, वही हो गए डायरेक्शन रेशियोज। और वो कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, आर मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड कैसे आएंगे यूजिंग दिस ट्राइंगल। अगर ये वाली चीज किसी को नहीं समझ में आई तो डू नॉट वरी, ये मैंने एक्स्ट्रा कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी थी बस। एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेना चाहते तो सिंपली आप देख सकते हो कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, या फिर डायरेक्शन रेशियोज में मल्टीप्लाई करो आर, ये आर मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। ठीक है, चलो। अब डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है बहुत ही जबरदस्त, तो वो प्रॉपर्टी सुनो, क्योंकि अब ये डेफिनेशंस तो हो गई, अब बारी आती है इनकी प्रॉपर्टीज की। तो डायरेक्शन कोसाइन की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, कि इनके स्क्वायर का सम दैट इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कभी कभार। क्या मतलब, देखो मैं बताती हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम दैट इज इक्वल टू 1, ये इसकी प्रॉपर्टी है एक। मतलब स्क्वायर का सम कर लो तो 1 आएगा। ठीक है, चलो। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाती हूँ। अभी आपने सुना कि मैम ने कहा ये वाला आ जाता है क्वेश्चन करने को, यानी कि इसको प्रूफ भी करना है हमें। तो इसका प्रूफ आता है प्रूफ करने को, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे एंड वी वांट इट इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले। ठीक है, एल हमारा क्या है, देखो एक्स अपॉन आर, इसलिए चीजें बतानी थोड़ी जरूरी थी मेरे को। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर ट्राइंगल वाले ज्योमेट्रिकली जिसको नहीं समझ में आए तो उसको आप स्किप कर सकते हो, बस ये याद रखो एल
एक्स अपॉन आर होता है एम, वाई अपॉन आर होता है एन, जेड अपॉन आर होता है। या आप ये याद रख सकते हैं एक्स एल इंटू आर होता है, वाई एम इंटू आर होता है और जेड एन इंटू आर होता है। कोई भी एक चीज याद रख लो, ठीक है। तो अब देखो एल क्या होता है, एक्स अपॉन आर, हम यहां से प्रूव करेंगे इसको, उसका होल स्क्वायर हो गया। एम क्या होता है, वाई अपॉन आर, उसका होल स्क्वायर हो गया। एन क्या होता है, जेड अपॉन आर, उसका होल स्क्वायर हो गया। अभी हमें वन चाहिए ना, देखो कैसे आ जाएगा वन, नीचे तो आर स्क्वायर हो गया, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बच्चों न्यूमरेटर इज नथिंग बट इट इज आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ही है। कैसे, अभी बताती हूँ। देखो थोड़ा सा ऊपर वाला रिव्यू करो, ये मैंने बताया था ना, ये मॉड आर ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये है, ओपी या फिर आर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है। मैग्नीट्यूड को देखो बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली आर लिख दो, मॉड लगा दिया तो इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं। खाली आर लगा दिया, वेक्टर साइन नहीं लिखा, इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड हो गया। तो आर का फॉर्मूला ये हो गया आपका, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा बच्चों ये ध्यान रखना यहाँ पे, जब P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है तो ये फॉर्मूला है, अगर P के कोऑर्डिनेट्स ए बी सी हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हमारा आर का ये फॉर्मूला है, आर स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। चलो अब नीचे देखो, अब देखो न्यूमरेटर आया समझ में, न्यूमरेटर इज आर स्क्वायर, नीचे भी आर स्क्वायर, कैंसिल हो गया वन विच इज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। अब मैं रुक जाती हूँ कुछ सेकेंड्स के लिए, देख लो, और अब पूछो कुछ पूछना है तो, क्योंकि फिर इसके बाद अब टाइप्स ऑफ वेक्टर आ जाता है, वेक्टर के बारे में सारा कुछ समझा दिया, वेक्टर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, फिर तो थोड़ा फास्ट फास्ट चलेगा क्योंकि वेक्टर्स की जो मेन आपका डिस्क्रिप्शन है वो सारा हो गया। मतलब वेक्टर क्या होता है, एक बार वेक्टर क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अभी तक हमने तो एक लाइन ही बनाते थे और कहते थे उसकी लेंथ ये है, 2 है या 4 है या 3 है, कुछ भी है, तो मैग्नीट्यूड की बात करते थे, डायरेक्शन नहीं करते थे कभी। तो अब यहाँ पे अब जब लाइन की डायरेक्शन की भी बात करते हैं, उसी को कहते हैं वेक्टर। उसको ऐसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर लिख सकते हो, खाली ए वेक्टर लिख सकते हो। फिर कोई भी एक पॉइंट है, उसके उसके बारे में हमने पढ़ा, पोजीशन वेक्टर, उसका डायरेक्शन एंगल क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, नोटेशंस क्या होते हैं, ठीक है। पी पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेते हैं हमेशा, तो वो हो गया पोजीशन वेक्टर, उसका सिंबल होता है आर, हमने ले लिया। ए भी लेते हैं कई बार, अगर अलग अलग हैं, जैसे ये ओ पी ओ क्यू अलग अलग बताया, तो मैं इसको ए वेक्टर ले सकती हूँ, इसको बी वेक्टर ले सकती हूँ, ऐसे स्मॉल लेटर से। ये नहीं हमेशा आर ही होगा, ये नहीं है इसका मतलब, अलग 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 कई सारे हैं, ओ पी ओ क्यू और एक और भी है, तो मैं उसको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ऐसे अलग अलग ले सकती हूँ। तो वो हो गए पोजीशन वेक्टर्स। उसके बाद मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला किया, फिर डायरेक्शन एंगल्स किए, डायरेक्शन कोसाइंस किए, डायरेक्शन रेशियोज, इन नंबर्स में ही डायरेक्शन कोसाइंस में आर मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। एंड व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज, नंबर प्रोपोर्शनल टू डीसीज। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती कभी, तो डेफिनेशन अगर नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट फॉर्मूला समझ लो। इसमें बस ये चीज समझ लो, एल एक्स अपॉन आर, एम वाई अपॉन आर, एन जेड अपॉन आर होता है। फिर ये एक रिजल्ट मैंने कराया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपका वन होता है, उसका प्रूफ तो बड़ा ही आसान है। एल का जो भी हमारा फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन आर, एम का वाई अपॉन आर, एन का जेड अपॉन आर, वो फॉर्मूला लगा के सिंपली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये तो 2 मिनट में हो जाएगा। छोटे छोटे से वेक्टर्स के टाइप्स हैं, नई चीज सीखी है हमने बेसिकली। एक नई चीज जब भी सीखते हैं उसके बारे में बहुत सारी चीजें आगे करते हैं, उसके टाइप्स, दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, उनका एडिशन कैसे करेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये सब चीजें आएंगी। अब आ जाएगा आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो यही सब है इस पूरे चैप्टर में, बेसिक बेसिक सी चीजें।
ठीक है, पहला आ जाता है जीरो वेक्टर, ध्यान से समझते चलना। जीरो वेक्टर क्या हुआ? अच्छा, पहले मैं आप एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ। सपोजिंग ये एक वेक्टर है ए बी, ए बी एक वेक्टर है, तो इस तरीके से वो मूव कर रहा है, उसका डायरेक्शन ऐसी है, तो ए को हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट, बी को कहेंगे टर्मिनल पॉइंट। लिखते कैसे हैं इस वेक्टर को? अभी बताया था पीछे, ए बी वेक्टर, यानी कि हमेशा जो पहला अल्फाबेट है ना वो इनिशियल हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, जो उसका नेक्स्ट है सेकेंड अल्फाबेट वो हो गया टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, अगर ये इसका डायरेक्शन उल्टा होता तो उसको हम बी ए वेक्टर लिखते हैं। ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर दोनों अलग हैं। चलो, तो अब जीरो वेक्टर क्या हुआ? जिसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर देते हैं, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड। बहुत ही सीधी सी बात लग रही होगी, मतलब मैग्नीट्यूड ही उसका जीरो है। जीरो वेक्टर को हम जीरो वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये ओ नहीं है, जीरो है, ठीक है, या फिर उसको जैसे ए वेक्टर ऐसे भी आप लिख सकते हो भाई, ए से शुरू हुआ ए पे ही खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर। Vectors parallel to the same line, irrespective of their magnitude and direction। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, बट अगर वो पैरेलल है आपस में तो वो कॉलीनियर हो गए। जैसे देखो, ये वेक्टर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अलग अलग मैग्नीट्यूड्स है, लेंथ अलग अलग है। मान लो सपोजिंग मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये 1 लेंथ का है, ये 0.5 लेंथ का है, सपोजिंग ये 2 लेंथ का है। चाहे डायरेक्शन किसी की कुछ भी हो, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, लेकिन आपस में जो पैरेलल है, तो ये हो गया कोलिनियर वेक्टर। सेम भी हो सकता है, ये मान लो ओ ए है, ये बी है, ए से एक और नीचे जा रहा है ए सी, तो ए सी ये भी कोलिनियर हो गए। पैरेलल मतलब ये नहीं एग्जैक्टली पैरेलल, मतलब सेम उसी डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। डायरेक्शन भी नहीं कहेंगे, मतलब अप डाउन जा सकते हैं वो, लेकिन वो पैरेलल होंगे, लाइंस पैरेलल होंगी आपस में। तो ए बी ए सी ये भी कोलिनियर हो गए। ठीक है, चलो इक्वल वेक्टर्स। इक्वल, इक्वल जब जहां पे वर्ड आ जाता है ना इक्वल, मतलब सभी कुछ इक्वल है। क्या क्या? दो ही चीजें होती हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो दोनों ही चीज सेम होंगी, तो वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। इफ बच्चे ना इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एक एक दो दो नंबर में आपके उसमें आ सकते हैं एमसीक्यूज वगैरह में, तो इसलिए डेफिनेशंस भी ध्यान से समझनी है। इफ दे हैव दी सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होना चाहिए, तो वो इक्वल हो गए। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं तो उनके इनफैक्ट कंपोनेंट्स भी सेम होंगे। इसका जो x1 y1 z1 है, उसका x2 y2 z2 है, मतलब जो कंपोनेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। इसके ऊपर फिर ऑब्वियसली क्वेश्चन भी आ सकता है, मान लो p एक वेक्टर है, q एक वेक्टर है, इसका x1 y1 z1 है, इसमें कुछ अननोन दे दिए, लेकिन क्योंकि वो इक्वल है तो आप मैच करके उनकी वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, बहुत ही आसान है। एक ए बी वेक्टर है ऐसा, इसकी लेंथ है 2। ठीक है, एक और उल्टा वेक्टर हो गया, ये भी लेंथ 2 है, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव हो गए ना, डायरेक्शन उल्टी हो गई, डायरेक्शन उल्टी हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट,
एग्जाम्पल, बी ए इज नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, अब तो समझ में आ गया, तो बड़ा ही आसान है, जो भी वेक्टर है उसका उल्टा कर दो, उसका नेगेटिव हो गया। लेकिन बी ए यानी कि क्या हुआ, बी ए को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो गई तो हम उसको नेगेटिव का मतलब ही यही है, माइनस आप लगा के उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि बी ए का मतलब क्या है, नेगेटिव ऑफ ए बी। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। पहली एक्सरसाइज तो 2 मिनट एक्सरसाइज है, इट्स एन ओरल एक्सरसाइज जस्ट टू एक्सप्लेन कि वेक्टर्स और, अच्छा वेक्टर्स का उल्टा क्या हुआ, एक तो वेक्टर है और जो इससे पहले हम आज तक लाइन सेगमेंट करते आ रहे थे और लाइंस करते आ रहे थे, जो भी चीजें करते आ रहे थे उसको क्या कहते हैं, स्केलर। वो उसमें खाली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती। तो जिसमें खाली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, स्केलर। और दूसरा अभी हमने 12th क्लास में क्या किया, जिसमें डायरेक्शन भी आ जाती है उसको कहते हैं वेक्टर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और आपका डेफिनेशन होती है को इनिशियल वेक्टर। एक दो डेफिनेशन यहाँ पे रह गए टाइप्स, वो और देख लो। को इनिशियल, नाम समझते हो, को इनिशियल से मतलब जो दो वेक्टर्स हैं उनका इनिशियल पॉइंट सेम है। अगर जैसे ये ओ हो गया, ओ ए और ओ बी, दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स whose initial point is same। तो मैं इसको लिख नहीं रही क्योंकि नाम से ही बड़े आसानी से आपको पता चल रहा है को इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे भी रह गई, ये और सुन लो। यूनिट वेक्टर, इस चैप्टर में आप बहुत पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है, और अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर समझो क्या होता है। यूनिट वेक्टर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जैसे जीरो वेक्टर किया हमने, जीरो वेक्टर के नाम से आपको पता चल गया जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। ठीक है, और उसमें ऑब्वियसली क्योंकि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, बेसिकली उसकी कोई लेंथ ही नहीं है, तो डायरेक्शन की भी बात नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर नाम से समझ में आ रहा होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड वन है, यूनिट है। ठीक है, जब कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन भी होगा ना। ठीक है, तो मतलब इट्स अ वेक्टर विथ सम डायरेक्शन, कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगी उसकी, लेकिन मैग्नीट्यूड वन होगा। तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है उसकी, लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया, मैग्नीट्यूड वन हुआ। ठीक है, अब इसका सिंबल देखो, ए के ऊपर वेक्टर लगाते हैं ना, अगर कैप लगा दिया, ए कैप लगा दिया, ये होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो ए कैप क्या हुआ, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ए कैप की डेफिनेशन बता रही है, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। घबराना नहीं, भी लैंग्वेज से भी समझा रही हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब बताती हूँ। यूनिट वेक्टर ए कैप, हमने इसको सिंबल दिया। बी कैप भी लिख सकते हैं, कई सारे यूनिट वेक्टर हो सकते हैं ना आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे कई सारे होते हैं, धीरे धीरे समझ जाओगे। मतलब कैप लग गया ना ऊपर, इसका मतलब वो यूनिट है। ठीक है, अब वेक्टर है, वेक्टर में हमेशा दो चीजें होती है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया कि इट इज वन, ए कैप का भी यूनिट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड वन हो गया। लेकिन डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हुआ, ए वेक्टर, क्योंकि ए कैप लिखा है, जो भी ए वेक्टर रहा होगा ना उसकी जो भी डायरेक्शन है वो ए कैप की डायरेक्शन होगी। जैसे मान लो देखो, ये ओरिजिन है, ये ए पॉइंट है, ये ए वेक्टर हो गया। इसमें मान लो इतना ओरिजिन से लेके हमने इतना पार्ट ले लिया वन लेंथ का, तो ये हो गया आपका ए कैप। लेंथ वन हो गई और डायरेक्शन ए की हो गई, डायरेक्शन ए की हो गई, ए ऐसे जा रहा है, तो ए कैप क्या हुआ, मैग्नीट्यूड लेंथ वन हो गई और डायरेक्शन ए की उठा ली। अगर बी कैप है तो डायरेक्शन बी की ले लेगा और मैग्नीट्यूड तो वन रहेगा ही, कैप लग गया सिर पे, यानी कि लेंथ तो वन हो गई, डायरेक्शन क्या होगा उसका, डायरेक्शन बस जिसका वो यूनिट वेक्टर है ना उसकी डायरेक्शन ले लेता है। ठीक है, तो ए कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। इन द डायरेक्शन ऑफ ए मतलब यही है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की तो बात हो गई, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, जहां पे ए की डायरेक्शन है वही ए कैप की डायरेक्शन होगी।
ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं वो भी अभी धीरे धीरे आगे आएगा आपका, अभी बस आपने डेफिनेशन सुनी। अब पहले हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट से, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखो। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। आपको इसको एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसको? 40 किलोमीटर, ये तो मैग्नीट्यूड दे दिया 40 किलोमीटर। अब ऑब्वियसली आपको 40 लेंथ का नहीं बनाना, बस आप कुछ भी एक लेंथ बना दो, उसको 40 शो कर देंगे। ठीक है, तो 40 किलोमीटर दिखाना है। और डायरेक्शन क्या दिखानी है? देखो डायरेक्शन का भी इसने दिया हुआ है ना, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों उसने बनाने के लिए कहा है, यानी कि वेक्टर बनाने की बात कह रहा है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। साउथ के वेस्ट में चले जाओ। साउथ वेस्ट इधर होता है, साउथ से लेके वेस्ट की तरफ वापस चले जाओ। कितना एंगल? 30 डिग्री। तो मान लो सपोजिंग ये 30 डिग्री, आप ऑब्वियसली प्रोटेक्टर वगैरह से नहीं बनाएंगे, बस शो करने वाली बात है। और ऐसा क्वेश्चन तो खैर आएगा भी नहीं, ये तो बस जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है कि वेक्टर्स कैसे होते हैं। तो 30 डिग्री हमने एंगल बनाया सपोजिंग, और ये ओपी, ओपी हमारा हो गया जो ये वेक्टर बनाने के लिए कह रहा है। 40 किलोमीटर इसने ऐसे शो कर रखा है, ये 4 यूनिट्स बना रखे हैं, एक यूनिट को 10 किलोमीटर ले लिया, तो ये यहाँ लिखा हुआ है स्केल, एक यूनिट को 10 किलोमीटर ले लिया, तो 40 किलोमीटर इसने ऐसे शो करें। क्योंकि एग्जैक्ट आपको मैग्नीट्यूड भी शो करना है, तो आप ये नहीं ओपी को जितना मर्जी लेंथ का बना लोगे, वहीं तक बनाओगे जितना उसने कहा है। 40 के लिए कहा है तो 4 यूनिट्स बना दिए। ठीक है, चलो ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। चलो नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेज एज स्केलर्स एंड वेक्टर। बताने कौन से स्केलर है कौन से वेक्टर है। तो अभी जब तक आपको क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे हो तब तक पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगी। टाइम, टाइम की कभी भी डायरेक्शन नहीं होती है ना, सेकेंड्स है, 5 सेकेंड्स है, तो टाइम हो गया, टाइम की डायरेक्शन नहीं होती तो स्केलर हो गया। वॉल्यूम, अगला वॉल्यूम का है, वॉल्यूम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, ये भी स्केलर हो गया। अब समझो, सोचोगे वेक्टर वाले कौन से हुए, तो अब देखो न्यूटन, न्यूटन यूनिट है, तो यानी फोर्स, न्यूटन यूनिट किसका होता है? फोर्स का। तो फोर्स आपका वेक्टर होता है। अगर आपको याद हो तो वो डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स आपका डिस्टेंस, वो सॉरी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स। ठीक है, अगला स्पीड है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी है, डेंसिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, डायरेक्शन दे ही दिया इसने इसकी, ये वेलोसिटी होता है। जो अगर आपने ये जो स्पीड में अगर डायरेक्शन भी डाल दी, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन से ही डिस्क्राइब होती है, तो ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, किसी भी बच्चे को भाई इसमें कोई भी किसी भी पार्ट में कोई शक हो, जरा भी डाउट हो, तो आप बीच में इंटरप्ट करके पूछ लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि इस बच्चे को क्या चीज नहीं समझ में आई। मैं तो इसको बहुत इजी समझ के क्योंकि चलती जा रही हूँ आगे। चलो देखो, इन दिस फिगर विच ऑफ द वेक्टर, ये टाइप ऑफ वेक्टर्स के ऊपर आ गया, कौन से इसमें कोलिनियर है, इक्वल है और को इनिशियल है। कोलिनियर देखो भी मैंने बताया था ना, इस फिगर में ए सी और डी, डायरेक्शन से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है कौन सा ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है, तो ए सी और डी ये हुए आपके कोलिनियर। ठीक है, इक्वल, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए इक्वल में, ये याद रखो, तो ए और सी दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, देखने से हमें लग रहा है दे आर इक्वल, सो ए एंड सी आर इक्वल। को इनिशियल, जिनका देखो को इनिशियल ध्यान से समझना, ए और बी को इनिशियल नहीं है, क्योंकि ए का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, बी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो जो एक पॉइंट आप फिक्स कर लो, वहां से जो जो वेक्टर निकल रहे हैं ना, वो को इनिशियल हो गए। ये वाला पॉइंट सपोजिंग मैंने फिक्स कर लिया, यहाँ से बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, और कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं, ये वाला पॉइंट मैंने लिया, तो यहाँ से तो खाली ए वेक्टर ही है, तो कोई इनिशियल वेक्टर हो गए बी सी और डी। ठीक है, चलो
नेक्स्ट अभी एक्सरसाइज है, ऐसे ही है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये मैं करा नहीं रही, बस एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या आप कर पाओगे या नहीं। फिर स्केलर और वेक्टर बताने हैं इनमें, ये भी हो जाएगा। अगेन स्केलर और वेक्टर बताना है थर्ड क्वेश्चन में भी। फिर फोर्थ क्वेश्चन में आपको वही बताना, आइडेंटिफाई कोइनिशियल, इक्वल और कोलिनियर। ठीक है, आई थिंक हो जाएंगे ये सारे। फिर ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स एक बार मेरे साथ देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी। पहला वाला पार्ट है, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। यस, क्योंकि कोलिनियर के लिए पैरेलल चाहिए होता है, बस डेफिनेशन पैरेलल या एक ही लाइन के अंदर हो। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर हो या पैरेलल हो तो ये होते हैं कोलिनियर। भूपेंद्र वेट फॉर सर्टेन मिनट्स और यू कैन लॉग आउट, थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेना, 5 मिनट्स बाद ज्वाइन कर लेना। और ट्वेल्थ क्लास आपका आपका खाली बस ये